Hello students, good morning. This is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आशा है कि आपको पिछले सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो भी टॉपिक्स किए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है कि किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, अभी तक तो हमने रिटायरमेंट का केस पढ़ा, फिर रिटायरमेंट एंड एडमिशन का केस पढ़ा। अब बात आती है डेथ की। ठीक है कि अब मान लीजिएगा किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो भी पार्टनर अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा था तो वो अपना हिस्सा लेकर के जा रहा था। ठीक है कि वो अपना रिजर्व में ही उसका हिस्सा कितना था, प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा कितना, गुडविल का कितना शेयर था, वो सारी चीज़ें उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते थे इनमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा था। ठीक है अब डेथ का नहीं पता होता है कि डेथ किस डेट पे हो जाए, क्योंकि रिटायरमेंट का तो हमें पता होता है कि रिटायरमेंट की एक डेट फिक्स होती है कि उस डेट पे कोई भी पार्टनर रिटायर होगा। ठीक है परंतु डेथ की कोई डेट डिसाइड नहीं होती, किसी भी टाइम पे डेथ हो सकती है। तो इसलिए जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी उसका एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, या उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा और कोई, ठीक है, या फिर कोई भी नॉमिनी होगा जिसको उन्होंने नॉमिनी बना रखा है, तो उसको क्या क्या अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है तो इट मीन्स मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को दे कुल राशि की गणना, इट मीन्स उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको क्या क्या राशि दी जाएगी इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए क्या रहेगा कि कोई भी साझेदार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो अमाउंट हमने देनी है वो ठीक उसी टाइप से की जाएगी, उसकी कैलकुलेशन ठीक उसी टाइप से की जाएगी जिस टाइप से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा था। इट मीन्स क्या क्या मिलेगा उसको, सेम पॉइंट कि उसकी कैपिटल उसको मिलेगी। ठीक है जिस डेट पे वो डेथ हुआ है उससे पहले जो उसकी मतलब मान लीजिएगा साल के मिड में उसकी डेथ हो जाती है तो साल के स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितनी थी, प्लस फर्म की गुडविल। ठीक है फर्म की गुडविल कितनी थी जिस डेट पे डेथ हुई है। ठीक है तो उस डेट पर उसकी जो फर्म की गुडविल थी उस गुडविल में उसका हिस्सा कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर पार्टनरशिप डीड में इस टाइप से कहा गया है, प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में के प्रॉफिट्स या लॉसेज में उसका हिस्सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी रिजर्व्स होंगे या फिर हमारे प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनमें उसका हिस्सा। फिर जो यहाँ नया पॉइंट है वो है जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा। अभी तक मतलब अगर हमें उस पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है या फिर सिंगल लाइफ पॉलिसी, मतलब अलग अलग पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी है, ठीक है, तो जीवन बीमा पॉलिसी में है तो फिर उसके बाद मृत्यु की तिथि तक के लाभ में उसका हिस्सा। क्लियर, ये तो थे उसके क्रेडिट साइड के आइटम्स जो कि डिसीज पार्टनर मीन्स मृतक साझेदार, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने थे। अब बात आती है कि कौन कौन से अकाउंट उसके डेबिट। ठीक है तो ये तो थे हमारे क्रेडिट के पॉइंट। अब हम डेबिट में देखते हैं कि डेबिट में क्या क्या आइटम्स आएंगे। सबसे पहला वही पॉइंट कि ड्राइंग्स। ठीक है अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखे हैं, ड्राइंग्स कर रखे हैं तो उनकी कल वो ड्राइंग्स आ जाएंगे डेबिट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन असेट्स एंड लाइबिलिटीज में अगर का रिवैल्यूएशन हमने किया है तो रिवैल्यूएशन से अगर लॉस हुआ है तो लॉस का हिस्सा। ठीक है नेक्स्ट होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज में उसका हिस्सा, और अगर गुडविल में कोई कमी आई है तो उसमें उसका हिस्सा। ठीक है तो बात ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन, ये सारे पॉइंट्स का रहेंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या थे, मतलब कहने का क्या सॉरी ये सारे आइटम्स रहेंगे डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या था कि कैपिटल उसकी बैलेंस शीट में जितनी कैपिटल दिखा रखी है, मतलब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिखा रखी है वो
प्लस गुडविल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, देन क्या रहेगा, अगर कोई लाइफ पॉलिसी है तो उसमें उसका हिस्सा, फिर लास्ट वाला पॉइंट है मृत्यु तक की तिथि के लाभ में उसका हिस्सा, कि जिस डेट पे डेथ हुई है उस डेट तक के प्रॉफिट में उसका हिस्सा। ये भी नया पॉइंट रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे जैसे पीछे कैलकुलेशन करते आए थे सेम रहेंगे। ठीक है, कि जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हुई है, क्योंकि हमें डेथ का पता नहीं है कि डेथ कब होगी। ठीक है, तो इसलिए जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक के हमें पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर उन प्रॉफिट में जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका हम हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि जस्ट लाइक हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, तो उपरोक्त सभी समायोजन पहले मृतक साझेदार के पूंजी खाते में किए जाएंगे। इनमें जो भी पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके अकाउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद उसके कैपिटल अकाउंट को उसके जो भी एग्जीक्यूटर होगा, ठीक है, उस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या रहेगा, जो मृतक साझेदार होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा से उसको देय राशि पर मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, ये डिपेंड करेगा कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के ऊपर, कि वो मान लीजिएगा डेथ हो जाती है 1 अगस्त को और पेमेंट होती है दिसंबर में। ठीक है, तो कितने महीने का गैप हो गया, 4 महीने का गैप हो जाता है। 1 दिसंबर को किया पेमेंट की जाती है, 1 अगस्त को डेथ हुई है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर 1 को हमने पेमेंट की है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 महीने का इंटरेस्ट वो लेगा या नहीं लेगा। अगर लेगा तो उसको 6% रेट से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, सेम एज प्रॉफिट्स में भी प्रॉफिट का वह भाग प्राप्त कर सकता है जो फर्म में उन्हें देय राशि के प्रयोग से अर्जित किया है। इट मीन्स उनका अब, क्योंकि पार्टनर की डेथ तो 1 अगस्त को हो गई है, बट उन्होंने उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी 1 अगस्त को दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को भी उन्होंने पार्टनरशिप में यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेने के लिए, ठीक है, वो मतलब वो प्रॉफिट यूज करके जो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया गया है उस प्रॉफिट में वो अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। बट ये बातें सारी डिपेंड करती हैं पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर के ऊपर। ठीक है, कि क्या वो लेता है या फिर वो नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी, जीवन बीमा पॉलिसी में मृतक साझेदार का हिस्सा। अब जो हमारे लिए न्यू पॉइंट थे, एक तो जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा और दूसरा था कि मृत्यु तक की तिथि के लाभ में हिस्सा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीवन बीमा पॉलिसी में मृतक साझेदार का हिस्सा। अब मृतक साझेदार के जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, कानूनी उत्तराधिकारी जो जिनको उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये लिखा आ जाता है कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके बाद आपका वारिस कौन होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा जिसको की पेमेंट की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है जीवन बीमा पॉलिसी में मृतक साझेदार का हिस्सा। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं कि मृतक साझेदार की पॉलिसी पर बीमा कंपनी से प्राप्य राशि में से उसका हिस्सा, कि जिस टाइम पे पार्टनर की डेथ हो रही होती है मृतक साझेदार की पॉलिसी पर बीमा कंपनी से प्राप्त है, मतलब जिस टाइम डेथ हुई तो उस टाइम पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी जीवन बीमा पॉलिसी अगर करवाई हुई है तो पॉलिसी पर कंपनी की साइड से जो अमाउंट रिसीव होती है उसका हिस्सा। ठीक है, देखो मृतक साझेदार की पॉलिसी पर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसकी अगर पॉलिसी करा रखी है तो बीमा कंपनी से उसकी उस पॉलिसी पर प्राप्त राशि में से उसका हिस्सा। ठीक है, प्लस दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जीवित साझेदारों की पॉलिसियों के समर्पण वैल्यू में हिस्सा पाने का अधिकार है।
मतलब कहना क्या है, वो अपनी पॉलिसी का तो उसको मतलब उसके हिस्से की जो पॉलिसी या अमाउंट रिसीव्ड होती है वो मिलेगा, प्लस जो पार्टनर जीवित हैं, अब वो जीवित पार्टनर हैं उनकी तो सरेंडर नहीं होगी पॉलिसी, तो उस उनकी सरेंडर वैल्यू पर, मतलब उनकी तो सरेंडर वैल्यू निकलेगी, वो अपनी पॉलिसी बंद नहीं कराएंगे, वो आगे निकालेंगे। तो जिस पार्टनर की वो आगे उसमें पेमेंट करेंगे, इसका मतलब उसको चलाएंगे। अब जिस डेट पर पार्टनर की डेथ हो रही है, उस डेट पर अदर पार्टनर्स की जो पॉलिसी है उसकी हम सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, समर्पण मूल्य निकालेंगे। अब बात आती है कि बेटा जी कि समर्पण मूल्य क्या है। ठीक है, सरेंडर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें उसका हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, मैं हिस्सा पाने, इन्होंने कहा है ना कि जीवित साझेदारों की पॉलिसियों के समर्पण मूल्य में हिस्सा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू मतलब जिस डेट पर पार्टनर्स की पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस डेट पे ये निकाला जाता है कि अगर इस डेट पर हम सभी अपनी पॉलिसी को बंद करते हैं, तो पॉलिसी बंद करने पर क्या वैल्यू रिसीव्ड होगी, कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। समझ आई बात। ठीक है, मान लो वो जरूरी नहीं है कि मान लीजिएगा हमने 3 साल पॉलिसी चलाई, हमने 15 साल की पॉलिसी करवा रखी थी, 3 या 4 साल पॉलिसी के लिए, मान लीजिएगा हमने 4 साल पॉलिसी कराई, को पेमेंट किया है। ठीक है, पॉलिसी का पेमेंट किया है, पर 4 साल बाद हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी पेमेंट अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, तो बंद करवाने के टाइम पे हमें कंपनी कितनी अमाउंट देगी। ठीक है, अब हमें ऐसा तो है नहीं कि जितनी हमने अमाउंट पेमेंट कर रखी है वो सारी की सारी देगी, ऐसा नहीं होता कभी भी, उसमें से कुछ परसेंट अमाउंट हमें देती है। तो जो परसेंट अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू, वो 30%, 40%, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी हिस्सा पाने का अधिकार होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि अपनी पॉलिसी पर बीमा कंपनी से जो अमाउंट रिसीव होगी उसमें उसका हिस्सा, प्लस अदर पार्टनर्स इट मीन्स जो जीवित पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिसी की सरेंडर पॉलिसियों की सरेंडर वैल्यू में हिस्सा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ABC आर पार्टनर्स sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1. The firm had insured the partners lives respectively। क्या कहा, फर्म ने सभी पार्टनर्स के जीवन का, सॉरी रेस्पेक्टिवली नहीं है, सेपरेटली है, कहता है द फर्म हैड इंश्योर्ड द पार्टनर्स लाइफ सेपरेटली, फर्म ने पार्टनर्स के जीवन का अलग अलग बीमा करवा रखा है। ए की वैल्यू है 60, बी है 30 एंड सी है 24,000। प्रीमियम्स पेड हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन सभी की जो पॉलिसी करा रखी थी उन पर जो किस्तों का भुगतान किया जाता था, प्रीमियम उसको बोल रहे हैं, जो किस्त दी जाती है इंश्योरेंस की। आपने सुना भी होगा आपके घर पे पेरेंट्स कहते भी हैं कि बीमे की किस्त देनी है, तो बीमे की किस्त का मतलब क्या होता है, वो प्रीमियम पेमेंट करना है। ठीक है, तो प्रीमियम जो भी किस्त वगैरह जो पेमेंट की जाती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में से की जाती थी, विच इज प्रिपेयर्ड एनुअली ऑन 31 मार्च। ठीक है, जो कि 31 मार्च को प्रिपेयर किए जाते हैं। बी डाइड ऑन 30 जून 2011, बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2011 में। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो कितने महीने पार्टनर रहा, अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने पार्टनर रहा। ऑन दिस डेट सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज आर 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। क्या कहा, उस डेट पे जो सरेंडर वैल्यू है 1/4 कितना है, 1/4 हिस्सा है अमाउंट ऑफ पॉलिसी का। अब पॉलिसी थी 60,000, 30,000, 24,000, तो इनका 1/4 हिस्सा निकाल दो, तो 60,000 का 1/4 हो जाएगा 15,000 रुपये, फिर ऐसे ही 30,000 का निकाल देंगे, ऐसे ही 24,000 रुपये का निकाल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद कहता है अंडर द पार्टनरशिप द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। क्या कहा, एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा, हिज कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसका हिस्सा, कैपिटल में इसका हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब डेट ऑफ डेथ इट मीन 3 महीने वो पार्टनर रहा इस साल, तो 3 महीने की उसके कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस मनी,
B's capital on 31st March 2011 was 40,000, and from 1st April 2011 he has withdrawn 1,200 per month at the beginning of each month. Interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. Last year profits was 24,000. ठीक है बेटा, देखो ऊपर इन्होंने लिखा है कि 4 पॉइंट से हमें उनको पेमेंट करनी है, ड्रॉइंग्स का हिस्सा भी पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहता है प्रिपेयर द बीज अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो बेटा जी हम बी का कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि क्या क्या उसको देना है। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल में उसका हिस्सा ना, उसकी कैपिटल दे दी जाएगी। अब कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में दे रखी होगी, इस कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कैपिटल क्या उन्होंने दे रखी थी, क्वेश्चन दे रखा है कि बीज कैपिटल ऑन 31st मार्च 2011 वॉज 40,000। बी की कैपिटल 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपये का 40,000 रुपये दिया जाएगा इंटरेस्ट, वो कैपिटल प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब 40,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट देना है कितने महीने का, 3 महीने का, और कितने रेट से, 10% रेट से। तो सिंपल सी बात है, 40,000 गुना में 10/100 कितना हो गया, 4,000 हो गया। 3 महीने का 3/12 इसमें से 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि प्रॉफिट में हिस्सा। अब प्रॉफिट में हिस्सा, अब क्या आता है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में, देखो कहते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज 24,000, पिछले साल के पूरे साल के 24,000 हैं। तो पहले ये देखें कितने महीने पार्टनर रहा, 3 महीने। तो 3 महीने के प्रॉफिट कितने हुए, फिर उन 3 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना हुआ। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है सेकेंड वर्किंग नोट, 24,000 गुना में 3/12 का मतलब है कितने दिन पार्टनर रहा, तो 3 महीने पार्टनर रहा तो 3/12 गुना में कितना, 2/6। 2/6 का मतलब उसका हिस्सा। अब वो 3, 2, 1 के पार्टनर थे, उनका रेशो कितना था, 3:1 था। तो बी की डेथ हो रही है तो 2/6 हिस्सा निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 2,000। तो कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे हम बाय क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस वर्ड हमने इसलिए लिखा क्योंकि बेटा जी अभी ये हमारे पूरे साल के प्रॉफिट नहीं है, हमने सिर्फ 3 मंथ्स के प्रॉफिट निकाले हैं, तो ये सस्पेंस है कि आगे हमारे प्रॉफिट किस टाइप से रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे 2,000 रुपये से। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में उन्होंने कि क्या क्या दिया जाएगा, हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। अब उसका हिस्सा हमने पढ़ा है इंश्योरेंस के बारे में, उसकी स्वयं की पॉलिसी में हिस्सा, उसकी खुद की पॉलिसी कितनी थी, बी की 30,000, तो 30,000 में उसका हिस्सा 2/6। क्लियर। अदर पार्टनर्स की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू में इसका हिस्सा। अब सरेंडर वैल्यू हमने देखी कि सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि बी की डेथ 30 जून को हुई, उस डेट पे सरेंडर वैल्यू 1/4 हिस्सा थी। तो दोनों पार्टनर 60,000 और 24,000, उनकी पहले सरेंडर वैल्यू निकालो, 60,000 गुना में 1/4, 24,000 गुना में 1/4। ठीक है, तो यहाँ तक तो होगी सरेंडर वैल्यू। फिर उस नए पार्टनर का हिस्सा, ना सॉरी जो पार्टनर डेथ हो रही है उसका हिस्सा, उसका हिस्सा 2/6, 2/6 हो गया। समझ आ रहा है। तो 60,000 गुना में 1/4 का मतलब है सरेंडर वैल्यू, तो गुना में 2/6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिसीज पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो कितना हो गया, 5,000 और 2,000, टोटल हो गया 7,000। अब ये 7,000 रुपये कैसे दे जाएंगे, उसका 10,000 रुपये अपने पॉलिसी का हिस्सा तो उसको मिलेगा ही। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 रुपये लिखा हुआ है ना क्रेडिट साइड में, बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000। अब रह गए जो 7,000 रुपये, अब उनका हिस्सा। अब अदर पार्टनर्स को कैसे देंगे, अपने गेन और सैक्रिफाइस रेशो में देंगे। अंडरस्टूड है कि अदर पार्टनर्स जो डिसीज पार्टनर्स को दे रहे हैं तो किस रेशो में देंगे, गेन और सैक्रिफाइस रेशो में देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि न्यू रेशो क्या है, तो ओल्ड रेशो था उसमें से डिसीज पार्टनर का हटा दो तो बाकी जो बच गया वो गेनिंग बच गया। ठीक है, तो 3 और 1 का रेशो कितना बच गया हमारा, गेनिंग रेशो बच गया। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपीज। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्स क्या उसका डिसीज पार्टनर्स की ना अदर पार्टनर्स की पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू में डिसीज पार्टनर का शेयर। ठीक है,
तो इसको कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बी का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसलिए बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा था इन्होंने। अब क्वेश्चन में कह रखा था कि 1 अप्रैल से टू 1 अप्रैल 2011 ही हैज विड्रॉन 1200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में वो 1200 रुपये निकालता था। तो 1200 रुपये निकालता था तो बेटा भारतीय 3600 रुपये हो गए, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू ड्रॉइंग 3600, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो इसका मतलब 10% रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो हमने बेटा जी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम कौन सा एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने कहा 1200 रुपये पर मंथ निकालते हैं, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता, 3 महीने पार्टनर रहा, तो पहले इट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का, तो कितने महीने हो गए, 3 महीने। फर्स्ट ड्राइंग कितनी हुई 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 3 महीने प्लस, फिर लास्ट ड्राइंग कब की उसने, 1 जून को, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हो गई, तो 1 जून 1 महीना हो गया, तो 3 + 1 4 महीने हो गए, 4/2 2, इट मीन्स 2 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे आप। ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पर या तो आप इस टाइप से कर लो, या फिर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने का पहले निकालो, फिर 2 महीने का निकालो, फिर 1 महीने का निकालो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए थे, भारतीय 3600 रुपये, गुना में 2 महीने के हैं तो 2/12 निकाल देंगे, क्योंकि एवरेज पीरियड हमारा 2 मंथ आया ना, तो 2/12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय 36 2/12, ठीक है, 12 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया हमारे पास, 3, 12 3 36 होते हैं ना, 3 हो गया, और फिर 10/100, इट मीन्स एक तरह से 3 दूना 6 60 रुपये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितने रुपये आया, 60 रुपीज़। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपीज़, फिर हम बैलेंसेज निकाल देंगे टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹60,000 and the annual premium of ₹4,000 have been charged to profit and loss account every year। क्या कहते हैं, रेशो है 3:1 का, उनकी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, अभी तक तो क्या था, उन सभी की पॉलिसी इकट्ठी थी। ठीक है, परंतु अब क्या है पॉलिसी ना, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सभी की अलग अलग पॉलिसी थी, अब यहाँ पर ज्वाइंट पॉलिसी है। ठीक है, इकट्ठी पॉलिसी है 60,000 रुपये, और जिसका एनुअल प्रीमियम 4,000 है, हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। ओके, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एनुअली। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2015। सी की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 2015 को। बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड इंश्योरेंस मनी, सी इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू। क्या कहता है कि 1 अगस्त को डेथ हुई, उन्होंने क्या है कि बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड इंश्योरेंस मनी, कैपिटल और इंश्योरेंस मनी के अलावा, इट मीन्स कैपिटल तो मिलेगी उसको, इंश्योरेंस का मनी भी मिलेगा उसको, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% रेट से अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्लियर। तो अब कैपिटल कितनी है ये हमने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर 3 महीने का, सॉरी 3 महीने का क्यों, 31 मार्च के बाद अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एक है, बीस 4 महीने का इंटरेस्ट बनेगा बेटा जी। his share of profit based on average profit of the last 3 completed years। क्या कहा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed years, इट मीन्स पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज, उसके बेस पे ही उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स होने चाहिए, उनका आप एवरेज करोगे तो जो निकल करके आएगा, फिर उसमें हम जितने महीने पार्टनर रहा, 4 महीने रहा तो 4 महीने का हिस्सा निकालेंगे, फिर जो पार्टनर डेथ हो रही है इसमें उसका 1/6 हिस्सा, सी डेथ हो रही है तो सी का हिस्सा 1/6 है, तो 1/6 हिस्सा हम उसका निकाल देंगे। ठीक है, देखना ही शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ गुडविल में भी हिस्सा, जो कि कैलकुलेशन की जाएगी किस बेस पे, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट बिफोर ट्रेडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम एज बिजनेस
एक्सपेंसेस। क्या कहा कि उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा विच इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। नो प्रॉब्लम कि लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे, ठीक है, उसको फॉर लास्ट 3 years परचेज, 3 years परचेज है, सॉरी बेटा, हाँ 3 years परचेज हैं, तो लास्ट 4 years का प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी हमारी गुडविल। लिखा है आगे इन्होंने बिफोर ट्रीटिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम एज बिजनेस एक्सपेंसेस, कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसको बिजनेस एक्सपेंसेस मानने से पहले। वैसे तो क्वेश्चन में लिख दिया इन्होंने कि वो सारा का सारा हम कहाँ से चार्ज करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते थे, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में से घट रहे होंगे, प्रॉफिट में से घटा रखे होंगे, ठीक है। तो बट इन्होंने यूँ लिख दिया कि जो गुडविल है कैलकुलेशन की जाएगी calculated at the 3 years purchase of average of last 4 years profits before treating the insurance premium as business expenses, कि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो बिजनेस एक्सपेंस मानने से पहले। उसके बाद कहते हैं सी की कैपिटल कितनी है, 90,000 रुपये हैं, एंड हिज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 5500, ड्रॉइंग्स हो गए 5500 रुपये। तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years हमारे पास 1528, 6000 का लॉस एंड 34,000 है, ठीक है। तो देखो बेटा जी, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमारे लास्ट 3 years का प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट बोला है भाई इन्होंने तो, ओ सॉरी, तो इसमें क्या कहा था कि दो पॉइंट है, एक तो हमने जहाँ पे हमने प्रॉफिट्स को लेना है, एक तो गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम पे करना है हमने, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या रहेगा कि उसका हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीज शेयर इन गुडविल, गुडविल में इसका हिस्सा क्या रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years बोला इन्होंने, तो लास्ट 4 years के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं कितने, 15,000, 28,000, 6,000 और 4,000, परंतु वो प्रॉफिट कौन से थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना था, ठीक है। मतलब यहाँ तो हमारे पास घटे हुए हैं, सॉरी, ये तो प्रॉफिट्स वो हैं जिनमें से इंश्योरेंस का पैसा घटा हुआ है, ठीक है, पर इन्होंने जब गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए बोला तो उसमें बोल दिया कि इंश्योरेंस का पैसे को मत जोड़ो, उसको एक्सपेंसेस मत मानो। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जितने भी हम इंश्योरेंस के पैसे देते थे, 4,000 रुपये एनुअल प्रीमियम देते थे, 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये वापस प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट कितने थे, 15,000, 15,000 प्लस 4,000 19 हो जाएंगे, 28 में प्लस 4 कर देंगे 32 हो जाएंगे। अब 6,000 रुपये लॉस है, तो इसका मतलब 6,000 नेगेटिव और प्लस 4,000 करेंगे तो 2,000 रह जाएगा लॉस, ठीक है, और 34,000 प्लस 4,000 तो टोटल हो जाएंगे 38,000। तो ये तीसरा वर्किंग नोट देखें कि आफ्टर एडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,000 इन ईच ईयर्स प्रॉफिट बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटेड एज द बिजनेस एक्सपेंसेस, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हो जाएंगे 19,032 प्लस यहाँ -2 हो जाएगा प्लस 38,000 डिवाइड बाई 4, ये आगे हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आगे। अब उसको 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी गुडविल, और फिर सी का हिस्सा निकाल देंगे, उसमें सी का शेयर 1/6 हिस्सा, ठीक है। तो उसके हिस्से की गुडविल को किस रेशो में एडजस्ट किया जाएगा, अब कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में देंगे, ठीक है। तो उनका गेनिंग रेशो कितना बच जाएगा, 3:2 का बच जाएगा। तो सेम बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो ये हो जाएगी उसके हिस्से की गुडविल, ठीक है। फिर ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 90,000 रुपये थी, 4 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारी कितनी थी, टोटल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर कितना है उसका, 60,000 रुपये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, उसमें पार्टनर की पॉलिसी में हिस्सा 1/6 हिस्सा निकालेंगे, तो 1/6 हिस्सा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हम उसकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा दे देंगे, ठीक है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू का पॉइंट है ही नहीं इधर तो हम वो पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं सी का शेयर निकालना है हमने, तो सी का शेयर कैसे निकालना है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स, तो पिछले 3 कंप्लीट सालों के एवरेज के बेस पे उसका प्रॉफिट निकालना है।
तो लास्ट 3 ईयर्स कौन से लेंगे बेटा जी, हम ध्यान दें, ठीक है, इससे पिछले वाले 3 साल, इससे पिछले वाले 3 साल का मतलब इन्होंने तो हमें अगर यहाँ पे ईयर्स दे रखा होता तो इसका मतलब देखो 2015 है, पिछले 4 साल 2015, इसका मतलब इससे लास्ट पिछला है उसका तो 34,000 है, फिर 6,000 है, फिर 28,000 है, ये तो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब 2014 का 34 हो गया, फिर 13 का 6,000 हो गया, और 12 का 28,000 हो गया। ये तो हमारा पिछला 4 ईयर्स है, इसको नहीं लेना, हमने लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स लेने हैं। तो 28,000 माइनस 6,000 और प्लस 34,000 रुपये डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर एवरेज प्रॉफिट में फिर उसका 4 महीने का हिस्सा निकालेंगे, 4 महीने के प्रॉफिट बनते हैं 6,222, और फिर सी का हिस्सा निकाल देंगे, उनमें से 1/6 हिस्सा, फिर इस 1/6 हिस्से को हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सी के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट कर दिया, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स हो गए, और तो टोटल अमाउंट जो कि हमने सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देनी है 1,09,412 रुपये देनी है। समझ आ गई बात, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई थिंक क्वेश्चन नेक्स्ट बिल्कुल सेम रहेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। नो, पढ़ लेते हैं एक बार, कोई नहीं। फर्म ए बी सी कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:2। द पार्टनर ए डाइड ऑन Feb 20 2014। ए की डेथ हो जाती है 20 फरवरी 2014 को। तो हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं ये देखना पड़ेगा हमने पहले। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट वर प्रिपेयर्ड। तो इन्होंने तो क्या किया कि जिस डेट पे डेथ हुई उसी डेट पे ही बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी। इसका मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ एज डेथ द बैलेंस शीट इज एज अंडर, ठीक है। गुडविल है उस डेट पे 6,000 थी, ये हमारे पास आइटम्स दे रखे हैं, जनरली 7,000 थे। तो हमने ए से लोन ले रखा है, ठीक है, इट मीन्स ए को अलग से लोन के 5,000 रुपये देने हैं, जनरल रिजर्व 7,000 रुपये हैं। In addition to the assets shown above, the firm had 3 life policies in the name of each partner. फर्म के पास लाइफ पॉलिसी है हर एक पार्टनर्स के नेम से, मीन्स अलग अलग लाइफ पॉलिसी है, एट एन इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ 20,000 ईच, मतलब 20,000 रुपये की तीनों की क्या है, लाइफ पॉलिसी है। द प्रीमियम ऑफ विच वर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो जो प्रीमियम देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूएटेड बाय अ वैल्यूअर, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो आर टू बी रिवैल्ड बाय अ वैल्यूअर, ठीक है। तो असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है, और रिवैल्यूअर ने जो फिगर्स बताए हैं वो क्या हैं। गुडविल की वैल्यूएशन हुआ 21,000, मशीनरी डेबिट डेटर्स आर subject to provision for doubtful debts at 10% per annum for a 10%, and furniture at 7,000, provision for taxation to be created for 1,500, death claim for policy in the name of A will be realized in full। क्या कहा, एक ही नाम की जो पॉलिसी थी वो इंश्योरेंस कंपनी से पूरी अमाउंट रिसीव हुई, 20,000 रुपये थी, तो इसका मतलब 20,000 रुपये रिसीव होगी। एंड द सरेंडर वैल्यू ऑफ द अदर पॉलिसीज, 2 पॉलिसीज वर 7,500 ईच, अदर पार्टनर्स का 7,500 रुपये रिसीव हुआ, सर इट मीन ये इनकी सरेंडर वैल्यू है। तो क्या था, लाइफ पॉलिसी का अपनी पॉलिसी में उसका हिस्सा प्लस अदर पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू में उसका हिस्सा, ठीक है। डिसीज पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द रिजर्व, ठीक है। क्या कहता है कि ही शेयर इन रिजर्व, रिजर्व में अपना हिस्सा लेगा। द बिजनेस विल बी कंटिन्यूड बाय बी एंड सी henceforth sharing profit and loss equally। The net balance due to A is transferred to his executor account। क्या कहता है, जो बैलेंस बिजनेस है, बिजनेस विल बी कंटिन्यूड बाय द बी एंड सी, उसके बाद कहते हैं henceforth शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इसलिए जो बी और सी का जो नया रेशो होगा वो इक्वल इक्वल होगा। द नेक्स्ट नेट बैलेंस ड्यू टू ए इज ट्रांसफर टू एज एक्जीक्यूटर अकाउंट, जितना अमाउंट पेमेंट करनी है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, विच विल बी पेड ऑफ लेटर, ठीक है। सो द कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है,
इवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, फिर इवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे इन्होंने सभी पार्टनर्स का बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिख दिया कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट होता है या फिर नेम लिखा होता है कि दिस इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, सिर्फ एक का बनाते। अब कैपिटल अकाउंट्स लिखा है तो इसका मतलब सभी का बनाना है, समझ गए। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है बेटा जी। तो इसका इसलिए हम सभी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व, ठीक है। अब जनरल रिजर्व कितने थे, जनरल रिजर्व में हिस्सा निकालेंगे, फिर हम बी का, और फिर गुडविल में हिस्सा निकालेंगे, इवैल्यूएशन में प्रॉफिट और ज्वाइंट लायबिलिटी में हिस्सा, ठीक है। तो देख सारे वर्किंग नोट में बना रखे होंगे। देखो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में 6,000 रुपये दे रखी है, रिटर्न ऑफ कर दी जाएगी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5:3 बैलेंस शीट की गुडविल है, ठीक है ना। उसको तो हम इसमें दिखा देंगे डेबिट साइड में, टू गुडविल 5:3 के रेशो में 3,1800 और 1,200 रुपये, क्लियर हो गया। फिर क्या रहेगा, ए के हिस्से की गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब ए के हिस्से, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन 21,000 रुपये हुआ है, क्योंकि इवेलुएटर ने इवेलुएट किया है कि गुडविल 21,000 रुपये है, तो 21,000 रुपये में हम ए का शेयर निकालेंगे पहले, 10,500 रुपये हो गया। विल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशो। तो अब उसके हिस्से गुडविल को गेनिंग पार्टनर्स देंगे, तो बी और सी गेनिंग रेशो निकाल लेंगे उनका, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 2 और 3 का हो गया, तो ये हो गया 4,200 और 6,300 रुपये, ठीक है बेटा। तो क्या रहेगा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब टू सेक्रीफाइस पार्टनर, इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4,200 और 6,300 रुपये दिखा दी, इधर डेबिट में टू एज कैपिटल अकाउंट, बी और सी के अकाउंट में 4,200 और 6,300 रुपये दिखा दी, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या रहेगा कि हमने निकालना है कि ए को अब टोटल अमाउंट कितनी देनी है। ए की पॉलिसी में उसका हिस्सा, तो ए की पॉलिसी तो उसको पूरी पूरी रिसीव्ड हुई है, 20,000 रुपये प्लस सरेंडर वैल्यू 7,500 रुपये, दोनों के 7,500 हो गए, टोटल हो गए 35,000 रुपये। ये डिवाइड की जाएगी 5:3 के रेशो में तीनों में, ठीक है। तो 35,000 सॉरी 35,000 रुपये को 5:3 के रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर बाय यहाँ लिख दिया बाय लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। 17,500, 10,500 और 7,000 हो जाएगी 5:3 के रेशो में। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का हिस्सा डाल दिया हमने कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में गुडविल होगी, जो कि बैलेंस शीट की गुडविल थी। ये पार्टनर की डेथ के टाइम पे जो रिवैल्यूएशन हुआ उस टाइम पे गुडविल में इसका हिस्सा। फिर एक ही एग्जीक्यूटर को टोटल अमाउंट कितनी दी जाएगी, बैलेंस निकाल देंगे, 44,500 रुपये अमाउंट पेमेंट की जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी अमाउंट है एक ही एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, बाद में उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जब तक पेमेंट नहीं होता तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एज एक्सीक्यूटर अकाउंट हमने अलग से बनाया, उसमें लिख ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है शायद बाय ए लोन, हाँ सॉरी, जो हमारे बैलेंस शीट के ऊपर उसमें ए लोन फ्रॉम ए ने लोन दे रखा था 5,000 रुपये का। तो अब हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है इसमें ए को टोटल पेमेंट कितनी करनी आई है, 44,500 रुपये, ठीक है। 44,500 रुपये तो वो प्लस 5,000 रुपये जो उसने लोन दे रखा था फर्म को, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या रहेगा, टोटल कितने पेमेंट करने हैं, बाय एज लोन अकाउंट 5,000 रुपये प्लस कैपिटल के 44,500, तो टोटल हो गया 49,500 रुपये, ठीक है। अब एक ही डेथ के बाद बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में जो जो प्रोविजंस दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग हम प्रोविजन बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि नई बैलेंस शीट में लाइफ पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू दिखानी है, ठीक है। डेटर्स वगैरह जो भी उन्होंने कहा था प्रोविजन बनाने के लिए सब प्रोविजन बना देंगे, जनरल रिजर्व वगैरह का प्रोविजन बना देंगे, ठीक है। अब ओपनिंग जो बैलेंस शीट थी, देखो जनरल रिजर्व टोटल 7,000 थे शुरू में, क्वेश्चन में जो 7,000 बैलेंस शीट दे रखी है 20 फरवरी 2014 को, उसमें जनरल रिजर्व कितने हैं, 7,000। तो ए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 5/10,
एक तरह से आधे में वो अकेला है और आधे में वो दो है, तो उसका हिस्सा कितना हो गया, हाफ हो जाएगा ना, 5/10। 5/10 इसका मतलब कितना हो गया, 3500। इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व 3500 लिखे, सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा दे दिया, अदर पार्टनर का हिस्सा हम उसको एज इट रहने देंगे। ठीक है, इसलिए वो हमने जब नई बैलेंस शीट बनाई डेथ के बाद, तो उसमें जनरल रिजर्व हमने 3500 रुपये दिखा दिया। क्लियर है पॉइंट बेटा? ये देखो, इसमें क्या कहा है कि ए बी पार्टनर है 5/10 हिस्से के लिए, 3/10 हिस्से के लिए, और ट्रांसफर टू रिजर्व 2/10। ठीक है, तो इस मतलब टोटल प्रॉफिट का 2/10 हिस्सा तो रिजर्व में चला गया, बाकी जो बच गया 8/10, उसमें से 5/10 ए का, 3/10 बी का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने तो ए और बी का रेशो देखना है। तो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 5 और 3 का रेशो है। ठीक है, तो आगे जो जो भी कैलकुलेशन की जाएगी प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, वो 5 और 3 के रेशो में की जाएगी। ठीक है, जैसे हमने जो भी पार्टनर की डेथ होगी, जैसे मान ली बी की डेथ हो रही है इस क्वेश्चन में, तो बी का हिस्सा निकालना है, तो वो कितना रहेगा, 3/8 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। कोई नया पॉइंट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है,